नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अमित वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों तक हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्र ही पहुंच जाए। दोस्तों, आज मैं पॉलिटिक्स आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में भारत विभाजन को देखा था कि भारत विभाजन 15 अगस्त 1947 को हुआ। विभाजन के क्या कारण थे, क्या क्या उसमें जो आधार रहा विभाजन का, और किन किन व्यक्तियों ने उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका अदा की। ये सारी वीडियो दोस्तों मैंने आप लोगों के बीच पहले से ही साझा की है, तो कृपया करके अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं अभी तक देखी तो एक बार विजिट जरूर कीजिए। उसमें आपको बहुत ही गहराई में क्या है सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दोस्तों अ, भारतीय संविधान सभा का गठन। कि जैसे मैंने अभी बताया भी था कि 1946 में कैबिनेट मिशन के जो मुख्य चार प्रावधान थे, जिसमें सबसे पहला था कि भारत के लिए क्या है एक संविधान सभा का निर्माण करना था। दूसरा क्या था, भारत के लिए स्वतंत्रता तक अंतरिम सरकार का गठन करना। तीसरा क्या था कि मुस्लिम लीग द्वारा जो अलग संविधान सभा की मांग उठाई जा रही है उस मांग को क्या करना, अस्वीकार करना। और चौथा क्या था, भारत के लिए एक संघ का निर्माण करना या संघ की स्थापना करना। और इन सभी विषयों को लेकर मैंने आपको विस्तार से पिछली वीडियो में बता दिया है। और जब कैबिनेट मिशन भारत आता है तो उन्होंने क्या किया कि भारत आकर सबसे पहले संविधान सभा के निर्माण को लेकर कार्य शुरू कर दिया। और संविधान सभा का निर्माण कैसा किस तरह से उन्होंने किया कि सबसे पहले तो उन्होंने निर्धारित की कि जो भारत की संविधान सभा बनेगी उस संविधान सभा के अंदर 389 लोग रहेंगे, मतलब 389 सदस्य उस संविधान सभा के अंदर आएंगे जो संविधान के निर्माण के लिए क्या है कार्य करेंगे। लेकिन अब प्रश्न ये भी उठता था कि जो 389 सदस्य संविधान सभा के अंदर आ रहे हैं वो किस आधार पर आ रहे हैं। ये जो संख्या पहले ही सुनिश्चित कर दी गई कैबिनेट मिशन द्वारा कि 389 ही रहेंगे, उन्होंने किस आधार पर सुनिश्चित की। ये एक बहुत ही आ, सोचने का विषय है। तो उन्होंने उस समय के देश की आबादी को देखकर, देश की जनसंख्या को देखकर यह डिसाइड किया कि 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व एक सदस्य करेंगे। कितनी? 10 लाख। 10 लाख लोगों के जनसंख्या का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति करेंगे, अर्थात 10 लाख के पीछे एक व्यक्ति संविधान सभा के अंदर आएगा। और अगर हम 10 लाख की एवरेज से देखते हैं तो 389 सदस्य, मतलब 389 सदस्य, अगर हम 10 लाख को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस समय किस देश की जनसंख्या थी दोस्तों? 1946 की, जब संविधान सभा का निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। तो उस समय लगभग जो देश की कुल जनसंख्या थी दोस्तों वो थी 38 करोड़ 90 लाख के आसपास उस समय की जनसंख्या थी, जिसके आधारभूत 389 सदस्य संविधान सभा के अंदर एक पहले ही सुनिश्चित किए गए कि इतने ही सदस्य आएंगे। आगे किस तरह से आएंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे, कौन कौन आएंगे, ये तो बाद में डिसाइड होगा। लेकिन फिलहाल इतना बोला गया कि संविधान सभा के अंदर इससे ऊपर सदस्य नहीं आ सकते। तो उसके बाद क्या होता है कि ठीक है, 1946 में देश भारत के अंदर, भारत में उस समय पाकिस्तान में था, बांग्लादेश, उस समय सभी भारत का हिस्सा थे। और मात्र सिर्फ और सिर्फ अगर पॉपुलेशन की बात करते उस समय तो 38 करोड़ 90 लाख के तकरीबन उस समय पॉपुलेशन थी। अगर हम वर्तमान के परिदृश्य में देखते हैं तो सोचने का विषय है कि 140 करोड़ हो गए, मतलब कि सीधा सा 100 करोड़ की जनसंख्या बढ़ गई है। और इस जनसंख्या को बढ़ने का जो सबसे बड़ा पीरियड था 1950 1980 का, जो दो ये दशक रहे हैं, 1902 या 3 दशक के रहे हैं। इन 3 दशकों में क्या है, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ी थी। इसको जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं। तो संविधान सभा के अंदर 389 लोगों को लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। और लाने के लिए क्या किया उन्होंने कि उन्होंने बोला कि हम संविधान सभा के लिए चुनाव करवाएंगे।
389 जो लोग हैं वो चुनाव के माध्यम से संविधान सभा के अंदर आए। लेकिन चुनाव कैसा होगा, चुनाव कौन करवाएगा, किस तरह से होगा, तो यह भी एक सोचने का विषय था। और उन्होंने जो कैबिनेट मिशन में है वो पहले ही डिवाइड कर दी, 389 सीटों को पहले ही बोला कि जो हमारी कम से कम 292 सीटें हैं वो कहाँ से आएगी, ब्रिटिश प्रांतों से आएगी। 292 सीटों, 292 जो सीट है संविधान सभा के जो सदस्य है 292 वो ब्रिटिश प्रांतों से आएगी। और जो 4 हमारे सदस्य है वो कहाँ से आएंगे, जो आपके चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है उससे हमारे 4 सदस्य संविधान सभा के आएंगे, सभा के अंदर आएंगे। और जो बाकी 93 सदस्य है वह देशी रियासतों से आए। ठीक है, 93 देशी रियासतों से हो गए, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से हो गए, और बाकी के जो आपके 292 सदस्य है वो हो गए ब्रिटिश प्रांतों से। कुल मिलाकर 389 सदस्य हो गए। लेकिन यह आएंगे कैसे, किस तरह से आएंगे, किस तरह से इनका चुनाव होगा, चुनाव होकर आएंगे, मनोनीत होकर आएंगे या निर्वाचन होकर आएंगे, ये बहुत अहम प्रश्न था। तो इसमें क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन ने इनका निर्वाचन करना सही समझा कि यह क्या है, चुनाव के माध्यम से आएंगे। लेकिन चुनाव कैसे होगा, अनौपचारिक चुनाव होंगे, उस चुनाव में हिस्सा कौन लेगा, है ना, और किन किन क्षेत्रों में चुनाव होंगे, किस आधार पर होंगे। लेकिन यह प्री डिसाइडेड पहले ही था कि जो आपके चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से जो 4 सदस्य आ रहे हैं, या आपके जो ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य आ रहे हैं, इनका ही निर्वाचन होगा। जो आपके देशी रियासतों से 93 सदस्य आ रहे हैं, इनका मनोनयन होगा। यह जो अपनी रियासतें हैं खुद इनको मनोनीत होकर भेजेगी। लेकिन जो आपके 292 ब्रिटिश प्रांत से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से है, इनका निर्वाचन होगा, इनका चुनाव होगा। 296 सीटों पर कुल क्या है संविधान सभा का चुनाव होगा। बाकी 93 देशी रियासतों से मनोनीत होकर आएगी। लेकिन 296 पे चुनाव किस किस आधार पर होगा, इसमें किस तरह से चुनाव करवाना है, तो इसमें भी इन्होंने जो अ, संविधान सभा के जो 296 सदस्य जो निर्वाचित होकर आने थे, इनको बांट दिया। कुछ सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित की गई, और कुछ मुस्लिम प्रांत में दी गई, मुसलमानों के लिए दी गई, कुछ पंजाब प्रांत में रखी गई। तो इसमें दोस्तों जो सबसे अधिक है वो सामान्य वर्ग के लिए हमारी जो सीटें रखी गई वो रखी गई 213 सीटें। जो 213 सदस्य है वह सामान्य वर्ग, मतलब कि वहां से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़कर संविधान सभा के अंदर आ सकता है 213 स्थानों पर। और जो 4 सदस्य है वह पंजाब प्रांत से आगे, सिख प्रांत से आगे, जहां पर सिखों के लिए 4 सीटें रिजर्व रखी गई। 4 जो सदस्य है वो पंजाब सिख प्रांत से आगे। और जो बाकी आपके 79 है, 79 उनासी जो आपके सदस्य है वह जो बचे भारत से है वह मुसलमानों के सदस्य आगे, मुस्लिम लीग के लिए यह सीटें रिजर्व रखी गई। ठीक है, ठीक है। अब इन पर क्या 296 सीटों पर चुनाव करवाना शुरू कर दिया। और जब इसका नतीजा देखते हैं, अच्छा किस आधार पर करवाए, सामान्य वर्ग के लिए दिए, कितने सीटें दी, 213। और जो शेष भारत में मुसलमानों के लिए आरक्षित की गई वो की गई 79। और जो पंजाब सिख प्रांत के लिए आरक्षित की गई वो की गई मात्र 4 सीटें। प्रश्न ये था कि इसमें चुनाव में हिस्सा कौन लेगा। चलो सदस्य तो आ गए कि कौन कौन चुनाव लड़ेगा, कहाँ कहाँ से लड़ सकता है, लेकिन इसमें उनको वोट कौन डालेगा, है ना। अप्रत्यक्ष चुनाव हो गए, प्रत्यक्ष चुनाव होते तो इसमें तो सारी नागरिक या सारी जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट डालती। लेकिन यहाँ पर पहले ही उन्होंने बता दिया कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो गए, तो इसमें कौन हिस्सा लेगा, कौन इसमें वोट डालेगा। तो दोस्त इसमें बताया गया था जो प्रांतीय विधान परिषद है या प्रांतीय जो विधान मंडल है, प्रांतीय विधान मंडलों के जो सदस्य है वही इसमें मतदान करेंगे और अपने इच्छानुसार जो सदस्यों को है वो विधानसभा के अंदर भेजेंगे, विधानसभा नहीं संविधान सभा के अंदर भेजेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव करवाया जाता है। फिर क्या होता है दोस्तों, जब संविधान सभा के चुनाव का नतीजा आता है
तो 389 में से लगभग 208 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विजय मिली थी। और 208 जो प्रतिनिधि है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान सभा के अंदर से लगे। मुस्लिम लीग को मात्र 72 सीटों पर क्या है विजय मिली थी, और 72 सदस्य मुस्लिम लीग के संविधान सभा के अंदर जीत कर आ गए। और उसके बावजूद जो अन्य हमारे राजनीतिक दल थे, लगभग कुल मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग को मिलाकर 10 राजनीतिक दल थे जिन्होंने संविधान सभा के इस चुनाव में हिस्सा लिया था। उसमें से एक दल ऐसा था जिसको एक भी सीट नहीं मिली थी, और वो था हिंदू महासभा। और साथ जो अन्य दल थे उन सभी को एक एक सीट मिली थी, एक एक सदस्य उनका जीतकर संविधान सभा के अंदर गया था। और उसमें से जो 15 में से 8 सदस्य है, 8 सदस्य ऐसे थे जो निर्दलीय सीट लेकर क्या है संविधान सभा के सदस्य बने थे। अब क्या होता है जब संविधान सभा के चुनाव का परिणाम आ जाता है? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष या सीधी कार्रवाई के नाम से देश के अंदर इतने सांप्रदायिक दंगे फैला दिए थे कि पश्चिम बंगाल के अंदर एक बहुत ही घिनौनी तस्वीर सामने आई थी। और इस घिनौनी तस्वीर को देखकर, इस सांप्रदायिक दंगे को देखकर मौलाना आजाद ने कहा था कि 16 अगस्त का दिन भारतीयों के लिए क्या है, काला दिवस है, काला दिन है। और इतने ज्यादा दंगे बढ़ गए थे, सांप्रदायिक दंगे बढ़ गए कि भारत में जब लॉर्ड माउंटबेटन योजना आती है तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना को भारत को विभाजन का निर्णय लेना पड़ा। और दोस्तों पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि जब